नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत हो गई है। पार्टी के कुल लोकसभा में 6 सांसद हैं, लेकिन 5 सांसदों ने बगावत कर दी है और पार्टी के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान अकेले रह गए हैं। इस मामले पर पूरे दिन क्या हलचल रही, ये जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन के पास। कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनने देने की कसम खाने वाले चिराग पासवान अब अपने पार्टी में ही अकेले पड़ गए हैं। उनकी पार्टी में बगावत हो गई है। अब उनको छोड़कर 5 सांसद उनसे अलग हो गए हैं। अब चिराग की जगह उन्होंने अपना नया नेता, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को चुन लिया है। यही नहीं, इन 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है कि इनको अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जाए। मान मनोबल करने के लिए चिराग अपने चाचा के घर गए, लेकिन उनसे मुलाकात तक नहीं हो पाई। लोक जनशक्ति पार्टी में अलग थलग कर दिए गए चिराग पासवान सोमवार दोपहर से पहले अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से मिलने उनके घर पहुंचे। करीब 2 घंटे इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले एलजेपी के बागी गुट के नेता पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि पार्टी सांसदों ने चिराग पासवान से अलग होने का फैसला किया है। कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, फिर उसकी पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आ रहे हैं। ये सारा खेल वैसे रविवार को ही पूरा हो चुका था, जब पार्टी के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस को नेता बनाने की मांग की। सांसदों का मानना है कि चिराग ने नीतीश को निशाने पर लेकर पार्टी का काफी नुकसान किया है। मेरे लिए तो मेन वजह वो हुआ, पारस जी जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष हटाना, वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी रहा। जानकार मान रहे हैं कि इस टूट के पीछे जेडीयू का हाथ है। हालांकि जेडीयू इसे लोजपा का अंदरूनी मामला बता रही है। तो इसके पीछे जेडीयू का कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई हाथ नहीं। हम लोग एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से एलजेपी के नेता श्री चिराग पासवान ने एनडीए को कमज़ोर करने का प्रयास किया, जिसके रहते एनडीए का भी संख्या बल कम हुआ और एलजेपी लगभग समाप्ति की तरफ चली गई, ये उससे उत्पन्न हुई निराशा है, कुंठा है और गुस्सा है। वैसे चिराग से अलग हुए गुट ने एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजर है, लेकिन सवाल है, अगर जेडीयू इन बागी सांसदों के पीछे है तो बीजेपी चिराग को अहमियत देगी या बागी सांसदों को? बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलते चिराग पासवान को बीजेपी की सह हासिल है, ये बात सब मानते रहे। उधर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी टकराव जारी है। अब ये देखना दिलचस्प हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के टूट का बिहार के राजनीतिक समीकरण पर क्या असर पड़ता है। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में 12,080 स्क्वायर मीटर में फैली हुई अमरूद की बाग देखने में तो आम बाग जैसी लग रही है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। इस वजह से कि इस जमीन को पहले 2 करोड़ रुपए में किसी ने रजिस्ट्री कराई और उसके चंद मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने यह मुद्दा उठाया। दिलचस्प ये है कि 18 मार्च को जब ये बाग हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची, तो उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की गवाही है। और चंद मिनटों बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया, तो उसमें भी वही गवाह हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि अचानक ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में ली गई वो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। दूसरी चीज, क्या जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको ट्रस्टी महोदय संरक्षण दे रहे हैं? अयोध्या में जमीन विवाद से जुड़े ज्यादातर लोग हमें अपने घरों पे नहीं मिले। अयोध्या में कुसुम पाठक
और हरीश पाठक के घर पे ताला बंद है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ में बाग की जमीन को 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। बाग खरीदने वाले सुल्तान अंसारी के घर भी हम पहुंचे, लेकिन वहां हमें बताया गया कि वो सुबह से ही घर में नहीं हैं। यही हाल रवि मोहन तिवारी के घर का था। अयोध्या में ये रवि मोहन तिवारी जी का बंगला है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से उस बाग को खरीदा है 2 करोड़ में, जिसे उन्होंने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। हम यहाँ आए थे उनसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ जो चंद मिनटों में उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया, लेकिन बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस मुल्क में भगवान राम की हैसियत बहुत बड़ी है और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इस ज़मीन पर प्रभु यीशु और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद वो सबसे बड़ी आबादी के आराध्य हैं। इस धरती पे रहने वाले करोड़ों हिंदू उनका नाम अपने नाम के आगे पीछे लगा के खुद को धन्य समझते हैं। अगर ऐसे भगवान के मंदिर जन्म स्थान के नाम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो उनके चाहने वालों का दिल टूटता है। ये मैं ही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। हर व्यक्ति ने 1-1 रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाएं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अयोध्या में आज भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग हुई, लेकिन चंपत राय ने प्रेस का सामना नहीं किया और पुलिस सुरक्षा में चुपचाप निकल गए। हाँ, कल जरूर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इन आरोपों की परवाह नहीं, ये गलत है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आपने देखा कि किस तरह ये खूबसूरत अमरूद की बाग एक बदसूरत विवाद का मुद्दा बनी है और ये विवाद कहाँ पे खत्म होता है अभी कुछ पता नहीं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में अब बस नाम का लॉकडाउन है। दिल्ली में लॉकडाउन लगभग खत्म हो गया है, बस कुछ एक पाबंदियां रह गई हैं। सभी बाजारों, शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानों को एक साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। यही नहीं, 2 महीने के इंतज़ार के बाद पहली बार अब रेस्टोरेंट और सैलून भी दिल्ली के अंदर खुल गए हैं। दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस सोमवार 19 अप्रैल के बाद पहली बार सोमवार 14 जून को यहां सभी दुकानें एक साथ खुली। चहल पहल बढ़ी। थोड़ा सा इससे महामारी से निजात मिले। अच्छा, इसके लिए अपने आप को भी कॉन्फिडेंस करना था। अच्छा, तो थोड़ा शॉपिंग करने चले इधर। तो शॉपिंग करने आए या घूमने आए आप? नहीं, कुछ शॉपिंग भी करनी थी, थोड़ा सा घूमना भी था। 3-4 महीने हो गए जब से नहीं आना। आप फ़ोन रिपेयर कराने आए हैं? जी। क्या लॉकडाउन में ख़राब हो गया था फ़ोन? ख़राब हो गया था। अच्छा, और बंद पड़ा हुआ था। ये तो काफ़ी दिनों बाद आज खुला है। अच्छा, तो थोड़ी खुशी सी महसूस हुई है। अच्छा, तो कि हमारा मोबाइल ठीक हो जाए। तो कितने दिन हो गए आपके फ़ोन ख़राब हुए? 1 महीने के आसपास। अच्छा, 1 महीना। तो लॉकडाउन में परेशान थे आप? बहुत ज़्यादा परेशान थे। हालांकि दुकानदार अभी आशावादी नहीं दिख रहे हैं। कोई आइडिया नहीं, इसका कोई प्रोडिक्शन नहीं करे जा सकता। और इवन के बाद आज पहला दिन ही है जब रेगुलर हुई है शॉप, तो मुझे नहीं लगता इतने आराम से बूस्टअप होगा। 2 महीने के बाद पहली बार दिल्ली में रेस्टोरेंट खुले, लेकिन 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। लोगों ने लुत्फ उठाया, रेस्टोरेंट्स मालिकों ने राहत की सांस ली। देखो, अच्छा ही लगता है सबको।
क्योंकि एक बंधन सा तो घर में रहता ही है, पर चले है हमारे भले के लिए था वो। पर फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन तो होती हैं, जब रिलीज की जाती हैं तो अच्छा लगता है। 2-3 दिन पहले से लोगों के फोन आने शुरू हो गए थे कि आपका खुल रहा है, मंडे को खुल रहा है, इस बार अनलॉक में खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा, हम आना चाहते हैं। तो लोगों का तो है कि हम बाहर निकलें, बहुत दिनों से अंदर बंद हैं। तो ये अच्छा स्वागत का योग्य है कि आज से खुल गया है। सोमवार सुबह सैलून खुलते ही लोगों ने बाल कटवाए, दाढ़ी बनवाई। 2 महीने बाद, कम से कम मेरे को 2 मंथ्स हो गए। लास्ट याद आ रहा है कब आप आए थे यहाँ पर? अप्रैल फर्स्ट वीक में आया था मैं। फर्स्ट वीक में? अच्छा, तो अभी क्या हेयर कट कराने आए हैं? हाँ जी, हेयर कट कराने आए हैं, शेविंग कराने आए हैं। जैसे ही हमने खोला तो काफ़ी हमारे को कॉल्स आने लगी और काफ़ी अपॉइंटमेंट्स आने लगी और क्लाइंट्स जो वॉक इन क्लाइंट है वो भी काफ़ी आने लगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही बुलाए लोगों को, और जो लोग प्रेफर भी कर रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि आगे जब तक कोरोना है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही बुलाएं। तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी था कि जब दिल्ली के अंदर बाज़ार खोल दिए गए, जब दिल्ली के अंदर दफ्तर खोल दिए गए, तो जब दफ्तर और बाज़ार खोले हैं तो इंसान को ठीक ठाक तो दिखना ज़रूरी है। तो 2 महीने से जो लोग ठीक ठाक नहीं दिख पा रहे थे, तो उनके लिए एक सहूलियत अब हो गई है कि सैलून खुल गए हैं, तो अपने आप को ठीक ठाक आप करवा सकते हैं और ठीक ठाक करवा के अपने काम धंधे पर आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में लॉकडाउन अब नाम का रह गया है, लेकिन अगर लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो सख्ती होने में भी देर नहीं लगेगी। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।